जो बेटा, हाँ अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। जो बेटा बात करते हैं, जब अपन लास्ट लेक्चर में बात की तो मैंने आपको टाइट्रेशन समझाई थी। तो टाइट्रेशन में हमें कुछ नहीं है, ऊपर से डालेंगे नीचे से डालेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, इतना है, कहानी खत्म। अपने को कौन से लेब में करना है, तीन तीन रीडिंग लेनी है, ऐसा कुछ करना तो है नहीं। तो क्वेश्चन लिखो, 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4, 100 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4, 100 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4 is titrated with is titrated with is titrated with 300 ml of 0.1 molar calcium hydroxide with suitable indicator indicator clear है? find out the percentage impurity of H2SO4. find out क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी मैंने कहा कि किसी का अमाउंट दे दे और इम्प्योरिटी पूछे, परसेंटेज प्योरिटी इम्प्योरिटी कुछ भी पूछे, मतलब जो अमाउंट दिया गया वो तो प्योर है ही नहीं, वो तो प्योर अमाउंट है, तो भूल जाओ। अब उसने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इतना अमाउंट चाहिए, तो मुझे पता है जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या होंगे ग्राम इक्विवेलेंट, उतने किसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे बेटा? H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो मुझे 300 ml दिया है, कितना दिया है? तो मुझे बताओ मोल कितने आएंगे बेटा? 30 मिली मोल। 30 से और गुड मॉर्निंग जी लिखो भाई, 30 मिली मोल। अरे भाई साहब लिखवाने तो मैं क्यों जिद करूंगा क्लास बीच में। 30 मिली मोल क्या है बेटा? 30 मिली मोल। क्लियर है? अब ध्यान से, बेटा ठीक है, मुझे पता था कि तुमने इससे बुलवाया है, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसके हाइपर होके बोलते हैं, जैसे पुश करता तभी हाइपर होके बोलती है। क्लियर है? तो 30 मिलीमोल क्या है बेटा? 30 मिलीमोल। अब थोड़ा ध्यान से कि 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता है इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बोलो यही आएंगे। और इसके जितने ग्राम मिलीग्राम इक्विवेलेंट है उतनी H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना आ गया बेटा? 60 मिली हो गया, 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा इसका हमें पता है H2SO4 का भी एन फैक्टर कितना होता है? 2। तो मोल ऑफ H2SO4 कितना आ गया बेटा? 30 मिली मोल। ये हमें क्या आ गया? H2SO4 का मोल। और H2SO4 का मोल आ गया, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना आएगा बेटा? 98 मल्टीप्लाई इंटू 30, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? 2 -3 भी है, 2.9, इतना ले लेना यार, 2.94 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है? अब इतना H2SO4 है, मतलब मैंने तो लिया था 100 ग्राम, उसमें से 2.94 ग्राम ये है। क्या है? 2.94 है। इसका मतलब क्या है बेटा? परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी? कि सर जी हमने कितने ग्राम लिया था बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 2.94 H2SO4 है, बाकी तो इम्प्योर है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई बेटा? कितना परसेंट प्योर है? 100 का वही होता है। और इम्प्योरिटी पूछ ले तो 100 में से माइनस कर देना। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ तो वॉल्यूम मोलेरिटी ठीक है। स्पीड लिखो बेटा।
चले आगे बेटा। चले नेक्स्ट लिखो बेटा। 40 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4, 40 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4 is titrated with 300 ml of 0.1 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आगे लिखो। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन is again titrated with 100 ml of 0.05 mole H2SO4 for complete neutralization. Calculate percentage purity of 40 ग्राम H2SO4 सैंपल। देखो ध्यान से, H2SO4 सैंपल। देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 बार टाइट्रेशन कराई है ना। देखो ध्यान से, हमें पता है कि देखो हमें क्या दिया है, एक तो 40 ग्राम H2SO4 दिया है और इसकी तो इम्प्योरिटी पूछवा रहा है, मतलब ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा H2SO4 दूसरी बार कितना लिया था, 100 ml ऑफ 0.05 मोल H2SO4 लिया था बेटा। और एक बार हमने क्या लिया था, 300 ml ऑफ 0.1 मोलर मोलर होगा ना, मोल कौन सा मोल लिखवा दिया था, 0.05 मोलर कर देना बेटा, सॉरी दोनों ही मोलर है। तो बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में करवाया क्या गया है कि पहले हमारे पास एक H2SO4 का सैंपल था बेटा 40 ग्राम, इसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया, और अब वो खुद कह रहा है कि इसमें और हमने H2SO4 डाला, इसका मतलब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डाल दिया था। क्या डाल दिया था, इसका मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने इसको भी बैंड बजाया और इसकी भी बैंड बजाई, दोनों को खत्म किया है बेटा। क्लियर है, इसका मतलब इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के बराबर होने चाहिए। देखो ना ध्यान से, H2SO4 हमने नहीं डाला, फिर कहता हमने और H2SO4 डाला, इसका मतलब और H2SO4 डालने की जरूरत क्या पड़ेगी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ज्यादा डाल दिया था। क्या कर दिया था, तो देखो ध्यान से कि 100 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 है, मतलब इस H2SO4 जो हमने और डाला ये वाला, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे बेटा, मोल कितने बेटा, 5 मिलीमोल। कितने मिलीमोल है बेटा, 5 मिलीमोल, तो मोल आ गए बेटा आपके। और ग्राम इक्विवेलेंट की स्कैन फैक्टर कितना है, 2, तो 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए बेटा इसके। इसकी मैं बात करूं तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो कितने आ जाएंगे बेटा, 6 मिलीमोल। 1 सेकंड, 0.01 ही है क्या, एक सेकंड, इसको डाटा में 0.1 करो, सॉरी 0.1 करो इसे ना, वरना थोड़ा सा डाटा बेस कर दो, इसको 0.1 करना बेटा ना, 1 ही था क्या,
शायद मैंने गलती लिख दी, तो 0.1 मोलर है, तो कितना आ जाएगा बेटा 60 मिली। तुमने पूरा सोल्व करके बोल दिया ना भाई, इसका 30 मिली मोल आया होगा, और 30 मिली मोल को हमने एन फैक्टर में, अब हमने देखो बेटा ध्यान से, इसके 60 है तो 60, अब देखो इसके 60 में, इसके 60 थे बेटा, इसके 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, इसके कितने हैं बेटा 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, क्लियर है। तो अब ये इन दोनों से रिएक्शन किया है, तो 60 इसके, तो इसके 10 से इसको काट देगा भाई, इसके 60 है इसके 10 है, तो इसके कितने होने चाहिए बेटा 50 मिली। बोलो कोई दिक्कत है, अगर इसके 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है मतलब क्या हो गया बेटा मोल ऑफ H2SO4, इसके मोल कितने आएंगे बेटा, सॉरी कितने आएंगे 25 मिली मोल। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड कर दो, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड करके मोल, तो हमें मोल ऑफ H2SO4 कितना मिल गया बेटा 25 मिली मोल। अब H2SO4 किससे हमें क्या मिल गया बेटा मोल, क्या मिल गए मोल, और H2SO4 के मोल मिल गए, तो वेट तो तुम और फौरन निकाल दोगे, वेट ऑफ H2SO4 98 से क्या कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये 2.5 ग्राम के राउंड, 2.4 ग्राम के राउंड आ जाएगा, और अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमें H2SO4 का वेट आ गया, और उसने कहा था 40 ग्राम यूज किया है, कितना यूज किया है, क्लियर है, उसने हमें क्या कहा है 40 ग्राम ही है, हम कहते हैं तेरे पास तो 2.4 ग्राम ही था, तो इसका मतलब प्योरिटी निकालनी है, और प्योरिटी क्या निकलेगा बेटा, परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी बेटा 2.4 डिवाइड बाय 40 इंटू, आगे बात में कोई दिक्कत बेटा किसी को, सब लोग बराबर लिखो, बस 5-10 मिनट का चैप्टर और खत्म करते हैं इसे। देखो आसान सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है ना, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने सबके, क्या अगर आप बराबर करने बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, देखो कुछ भी नहीं करना, संडे को था वो, नेक्स्ट लिखो बेटा आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये होता है बेटा डायरेक्ट टाइट्रेशन, क्या होता है बेटा, और ये होता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने क्या किया है बेटा, सबसे पहले अपन आयोडीमेट्रिक की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, जो तुम पढ़ के आए आयोडोमेट्रिक है, ये आयोडीन की टाइट्रेशन है, लेकिन ये डायरेक्ट है, कैसी है बेटा डायरेक्ट। हमने क्या किया बेटा I2 की रिएक्शन कराई बेटा Na2H2O3 के साथ में, और फॉर्म किया बेटा NaI प्लस Na2S4O6, क्लियर है। इसमें क्या हुआ बेटा, आपने आयोडीन की टाइट्रेशन किससे कराई, सीधी Na2H2O3 से, मतलब मिली इक्विवेलेंट मिली, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट मिली विली तो अपने आप होता रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सिंपल सा टाइट्रेशन है। आई इसका क्या हुआ है बेटा रिडक्शन, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, कहानी खत्म, क्लियर है। एक का रिडक्शन हुआ, एक का ऑक्सीडेशन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट दे दो, इन सब के निकाल देना, क्लियर है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता आयोडोमेट्रिक की, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा,
कि आप सीधी बात नहीं कर रहे हो, आप सीधी बात नहीं कर रहे हो। जैसे अल्फीफा ने देना को कहा कि बता चलेगी क्या, तो ये बोलना चाह रही थी किसको बेटा, इशिका को, लेकिन इसने सीधा नहीं बोला, इसने देना को बोला चलेगी क्या, पूछ ले उसे। तो देना ने उसे पूछा चलेगी क्या, तो उसने कहा नहीं जा रही मैं, उसने कहा नहीं जा रही वो। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। क्या हुआ, इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट पूछा चलेगी इसी का, इसने कहा नहीं जा रही, कहानी खत्म। एक इनडायरेक्ट, सीधी बात नहीं है, किसी के थ्रू है, किसी के थ्रू। तो लिखो बेटा, सीखो भाई। आयोडोमेट्रिक, हाँ सही कह रही है तुम, तो भी हो जाएगी, चिंता मत कर। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अगर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें, FeCl3 की देखो बेटा ध्यान से, रिएक्शन कराई Ki से, किससे कराई बेटा, Ki से। Ki को हमने एक्सेस में लिया, किसमें लिया, तो अब देखो बेटा ध्यान से, FeCl3 की रिएक्शन कराई है ना, और जैसे रिएक्शन कराई हमें क्या बनना बेटा, I2 प्लस FeCl2, ठीक है। फिर हमने I2 की रिएक्शन कराई किसके साथ में, Na2H2O3 के साथ में, हमें मिला बेटा Ki, सॉरी NaI, Na2H4O6। कि सर मतलब क्या हुआ, कि देखो बेटा अपने जो टाइट्रेशन है ना, उसमें यहाँ पे सॉल्यूशन तो Na2H2O3 भरा हुआ है, और आपको टाइट्रेशन करानी है FeCl3 की, किसकी करानी है। अब FeCl3 भाई साहब के साथ रिएक्शन करता नहीं है कोई, भाई ये तभी होता है जब रिएक्शन नहीं होती, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता नहीं, मेरे को करानी टाइट्रेशन। तो मैंने क्या किया, FeCl3 वाले कंटेनर में Ki डाल दिया, क्या डाल दिया, Ki डाल दिया। अब Ki डाल दिया तो इस रिएक्शन से I2 बनेगा, उस I2 के Na2H2O3 से क्या करा दी, टाइट्रेशन। हाँ तो देख ध्यान से, रिएक्शन इससे मैं इसके अमाउंट पता कर लूंगा, और इससे ये I2 तो यही है, इस I2 से मैं इसके तो बात होगी ना इसकी बात का, मतलब इसकी इससे बनती नहीं है, इसने इसको कहा तो ये I2 में गया, इसके पास जाके पूछा, इसने कहा ये है, तो इसने इसको आगे बता दिया। तो ये क्या हुई बेटा, इससे बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अब ध्यान से देखो, इसमें भी एक पंगा है ग्राम इक्विवेलेंट में, ये दो अलग अलग रिएक्शन है। हाँ I2 वही है, ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हर रिएक्शन का एन फैक्टर सेम हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, एन फैक्टर हर बार बदल सकता है, हर बार। अब देखो इसमें दो केस कराऊंगा, दोनों केस आपको, एक ये है एक और केस है ना, इसको थोड़ा सा ये है ना, एक और लिख लेता हूं मैं इसके साथ में, थोड़ा सा इसको अरेंज करके। एक और केस ले लेते हैं, FeCl3 प्लस Ki एक्सेस I2 प्लस FeCl2 I2 प्लस KMnO4। अब की बार टाइट्रेशन में क्या ले लिया, KMnO4, ये रिएक्शन करके बनाता है बेटा IO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस, सॉरी MnO4 माइनस, बेसिक मीडियम करा रहे हैं, MnO4 2 माइनस। ये दे दिया, क्लियर है। अब जो दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो भाई, इस बार यहाँ पे KMnO4 बराबर, क्या बराबर है, KMnO4 बराबर, बाकी कोई लेना देना, इसको हटा देते हैं, क्या काम है। अगर इन दोनों रिएक्शन में मैं देखो ध्यान से, मुझे देखो एक रिएक्शन में कोई पंगा नहीं है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये दोनों आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, ये डिपेंड करता है एन फैक्टर पे। अगर इस आयोडीन का एन फैक्टर और इस आयोडीन का एन फैक्टर सेम रहा, तो इसके सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, क्या होंगे, जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने इसके होंगे, उतने ही इसके होंगे, क्लियर है। लेकिन जब आप नीचे वाली रिएक्शन को देखते हो, तो बेटा यहाँ पे एन फैक्टर कितना है इस आयोडीन का बेटा 2, और इस आयोडीन में यहाँ पे कितना है बेटा 5 में ये, तो यहाँ एन फैक्टर कितना है बेटा 10। अब क्या करें, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मोल तो बराबर ही रहने, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट किया आपने,
हाँ मोल देखो रिएक्शन थोड़ी हुई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन है। यहाँ पे जो 5 मोल है तो यहाँ पर भी मोल कितने रहने हैं 5। ग्राम इक्विवेलेंट बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? एक रिएक्शन का ग्राम इक्विवेलेंट तो पक्का सेम है, लेकिन दो रिएक्शन को जब ट्रांजिशन कराओ इस तरह से, भाई यही I2 यहाँ पे आया था, तो अगर यहाँ और यहाँ एन फैक्टर क्या रहा बेटा? सेम। क्या रहा बेटा? सेम। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले पहले वाले केस के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा? व्हेन एन फैक्टर इन बोथ रिएक्शन सेम, बोथ रिएक्शन इज सेम। उसी की जो बीच में कॉमन उसी की तो बात होगी, भाई कॉमन से तो कंपैरिजन करवाएंगे। अगर कॉमन का एन फैक्टर दोनों में सेम है तो अपन साफ साफ लिखेंगे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3। कोई टेंशन नहीं। लेकिन बेटा इस वाले केस में इस आयोडीन का एन फैक्टर अलग है, इस आयोडीन का एन फैक्टर है कि सर अब क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप इसके मोल निकाल लेना। क्या निकाल लेना? इसके मोल बराबर है, इसके मोल को फिर एन फैक्टर में बदल, ग्राम इक्विवेलेंट में बदल के इसमें चला देना। क्लियर है? अब क्वेश्चन कराता हूँ इसका, ठीक है? पर कहानी समझ में आई? व्हेन एन फैक्टर in both reaction not equal, both reaction is not equal, then we use mole concept, we use हम ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट यूज है। एक क्वेश्चन कराता हूँ उसे समझ में आ जाएगा, हाँ सर हमें मोल कंसेप्ट यूज करना चाहिए था, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज नहीं करना चाहिए था। आई बात समझ में? छापा मारो इसे। क्लियर? सुन दो, लिखो बेटा 100 ग्राम ऑफ FeCl3 100 ग्राम ऑफ FeCl3 is titrated with 100 gram of FeCl3 is titrated with excess of Ki, excess of Ki, liberate I2, liberate I2. This I2 titrated with 100 ml of 0.1 molar KMnO4. Find out percentage purity of FeCl3. Find out percentage purity of FeCl3. देखो बेटा कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है? FeCl3 रिएक्ट करता है Ki से और क्या बनाता है बेटा? FeCl2 प्लस I2। ये I2 रिएक्ट करता है बेटा KMnO4 से और बनाता है IO3 माइनस प्लस MnO4 2 माइनस। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके कितना क्या यूज करने को कहा है बेटा उसने? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो ये बेटा +7 में था और ये किसमें बेटा? +6 में। एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 1। तो इसके मिलीमोल कितने आएंगे बेटा? 10 मिलीमोल। और अगर इसके 10 मिलीमोल आएंगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे बेटा?
10 ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे बेटा? 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और अगर बेटा इसके 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आए तो इस आयोडीन के भी कितने होंगे बेटा? 10 मिली। अब देखो बेटा दोनों जगह एन फैक्टर सेम नहीं है आयोडीन का, तो डायरेक्ट ट्रांजिशन है नहीं है, तो आप मोल बदल दो। तो इसका एन फैक्टर कितना आया था बेटा? 10। तो 10 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा? 1 मिली मोल। क्या जाएगा? क्योंकि इसका एन फैक्टर 10 है ना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं क्या आ जाता है? मोल। और मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर ये आया तो पूरा का पूरा यही था, तो ये कितना मिली मोल हो गया बेटा? ये 1 मिली मोल हो गया। और अगर ये 1 मिली मोल हो गया तो इसका मतलब इसका यहाँ आयोडीन का एन फैक्टर कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और अगर ये 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो अपनी रिएक्शन में तो सबका सेम होता ही है, तो ये भी कितना होगा बेटा? 2 मिली। और अगर ये 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो इसका एन फैक्टर देखोगे तो कितना है? 1 है, तो इसके 2 मिली मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? 2 मिली मोल। और अगर ये 2 मिली मोल आ गया तो मैं इसका वेट निकाल लूंगा, और वेट निकाले क्या निकाल दूंगा? परसेंटेज प्योरिटी। और यही आपका रेडॉक्स खत्म। क्लियर है? हाँ। देखो ये बैक टाइट्रेशन आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक दोनों ही नीट में नहीं आते, ठीक है, ये सिर्फ जेई में आते हैं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए।